जो कारपोरेशन में इख्तियार में आए तो नौकरशाही को काबू में करने की ताकत रखे, ना कि ऐसे गठबंधन की जो फिरका परस्तों से मिलकर गठबंधन करके इलेक्शन लड़ने की तरफ जा रहे हैं। मिले, लेकिन ये इलाके के लोग ये समझ ले अपना नुमाइंदा किसी अच्छा तुम में से आदमी चुन के दे, वो आदमी नहीं जो गुंडा रजिस्टर में 90 नंबर पे है। मालूम कर लो, इस इलाके का कारपोरेटर 90 नंबर पर गुंडा रजिस्टर में जिसका नाम। आज की मीटिंग के सदर आप आसिफ हुसैन साहब, आज की जो मीटिंग है पुराने वार्ड नंबर 16 और नए वार्ड नंबर 18 में रखी गई है। ये वार्ड के ताल्लुक से अभी राहिल हनीफ साहब ने तफसील से यहाँ बात बताई कि यहाँ कैसे लोग रहा करते हैं, और एक पढ़ा लिखा तबका इस वार्ड में रहता है। दिखती बात है, जिस तरह का वार्ड है उसी तरह का नुमाइंदा होना चाहिए, क्योंकि नुमाइंदा कारपोरेशन का हो, असेंबली का हो या पार्लियामेंट का हो, वो सिर्फ एक नुमाइंदा नहीं होता। वो जिस हिस्से से उसको वोट मिलती है उस हिस्से के लोगों की तर्जुमानी करता है। उसकी जबान जैसी होगी वैसा माना जाएगा कि उस हिस्से के लोगों की है। 25 साल की बात बोलने वाले कारपोरेटर के 25 साल से कारपोरेटर हैं और बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं काम काज को लेकर, मगर सिर्फ दावे हैं, करोड़ों के ठेके की बात जरूर करते हैं, जमीन पर मगर नजर आता नहीं। 25 साल से कई 100 महासभा होंगी, मुझे बताओ जो अपने आप को शहरी सतह का लीडर बोलता हो, उसने महासभा में कितनी मर्तबा मुंह खोला। ये अलग बात है कि एक बार मुंह खोले तो मार खा लिए महासभा में, आज तक वीडियो चलते रहती है, लेकिन अवामी मुफाद, और वो भी मुंह खोले थे तो किसी ठेके के मामले में, अवामी मुफाद में कभी भी ना शहर की ना वार्ड की तर्जुमानी किए। राजानगर का वाकया याद है, इसी वार्ड में एक बड़े सेठ ने जमीन खरीद ली थी, वो भी एमएलए के ही कारपोरेटर थे, सबको पता होगा, ये भी कारपोरेटर थे। महागठबंधन में बुलंद इकबाल भी कारपोरेटर थे। ये वार्ड बुलंद इकबाल का नहीं था, मगर सबूत के साथ वीडियो मौजूद है कि इस राजानगर की बस्ती को वहां के रहने वालों को खरीदी दी जाए। जबरदस्त बहस अगर किसी ने किया था तो बुलंद इकबाल ने किया था राजानगर के सवाल पर। बोलने का मतलब है कि सिर्फ मुंह जोरी, बड़ी बड़ी बात, जबान का लिहाज नहीं, लोगों की बेइज्जती करना। यहाँ ख्वातीन सुन रही होंगी, ख्वातीन की बेइज्जती करना, गालियां बकना, गंदी गंदी गालियां देना, ये नुमाइंदा हो सकता है? बिलबाग, खुशामतपुरा, राजानगर, बायकल्ला, इन सब बस्तियों का ऐसा नुमाइंदा हो सकता है क्या, जो कभी महासभा में लोगों के लिए कोई बात नहीं बोलते, अपने आप को शहरी सतह का लीडर बताने की कोशिश करते हैं। कभी जन्म दाखिले से लेके किला झोपड़पट्टी का मसला हो या कोई भी मसला हो, कभी नुमाइंदगी नहीं करते। और आंदोलन और तहरीक को कांग्रेस पार्टी के सदर मानते हैं खुद को, और आंदोलन और तहरीक जिनको नहीं समझती कि आंदोलन और तहरीक क्या होती है, गुंडागर्दी करते ऐसे लोगों के साथ जो आंदोलन और तहरीक चला रहे थे। बड़े बड़े रुस्तम जब बोलते हैं, यहां तक के मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, रियासत का सीएम, अगर वो भी कोई गलत बात बोलता है
तो अवामी गुस्सा या जिसके बारे में बोला गया वो बोला जाता है कि मुंह काला कर देंगे, गोबर मार देंगे। माफी मांग लो। और समझदार आदमी गोबर में पैर नहीं फंसाता, वो आज गोबर में पैर फंसा लिए, अपने आप को बॉस बोलते हैं, भागे भागे फिर रहे हैं, कहीं अता पता नहीं है। ये गली से छुप के निकल, वो गांव में छुप के जा, हमें पकड़वाने का भी कोई शौक नहीं है। हम भी चाहते हैं भागते रहे। कब तक भागेंगे? अगर बड़े बॉस हो, बहुत हिम्मत वाले होते तो कानून का सामना करते, अपने आप को कानून के सामने पेश करते। सिर्फ बड़ी बड़ी बात करने का और भागते फिरने का, और ये अपने आप को स्टेटस पे इस पे लगाने का कि मैं आई एम बॉस। आपकी बॉसियत तो 1.5 महीने में दिख गई। खोखला आदमी है, बुजदिल आदमी है, आजमाया हुआ आदमी है, बिल्कुल बुजदिल आदमी है, कोई हिम्मत नहीं है। कभी महासभा में फिरका परस्तों से लड़ने की हिम्मत नहीं रही, कभी कौम के लिए खुद को कानून के खिलाफ या धरना आंदोलन करना, ये हिम्मत नहीं है उस आदमी में। बिल्कुल बुजदिल आदमी है, इसीलिए भागता फिर रहा है। ये पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस की बेइज्जती किया। आपके वार्ड का कारपोरेटर, कांग्रेस का सदस्य, वो भागते फिर रहा है, तो क्या आपको लगता है दूसरे शहरों में इसको क्या लोग समझ रहे हैं? हमको भी फोन आ रहा है कि देखो ये गांव में है, तो हम बोले रहने दो भैया, खिला पिला दो, दुबले बहुत हो गए हैं, हमको पकड़वाने का शौक नहीं है। आज इसलिए ये बात बोली गई कि गुंडागर्दी इस वार्ड का अगर कारपोरेटर करे तो वो भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आने वाला वक्त कारपोरेशन इलेक्शन का है। हम यहां पर एक ताकतवर पैनल देंगे, क्योंकि रोटी एक तरफ से पकती रहेंगी तो जल जाएगी, और आपके यहाँ की रोटी तो जल चुकी है, पूरी तरह जल चुकी है। रोटी पलटने का वक्त आ गया है। आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में रोटी पलट दो। एक मजबूत पैनल देंगे हम यहाँ पर। ये जिम्मेदारी आपकी है कि जली हुई रोटी को पलट दो और नई रोटी पकाओ, ताकि इस वार्ड की नुमाइंदगी हो सके। इस पढ़े लिखे वार्ड में जहाँ शब्बीर सेठ जैसे लोग रहे हैं, जिन्होंने शहर की नुमाइंदगी की हो, ऐसा कोई उम्मीदवार चुनकर आए जो आपके वार्ड के साथ साथ शहरियान की भी नुमाइंदगी करे, और ये माना जाए कि एक पढ़े लिखे वार्ड का नुमाइंदा आया है जो अपने वार्ड के साथ अपने कौम, मिल्लत और शहरियान की भी तर्जुमानी करता है। मैं मौजूदा एमएलए के बारे में बोलना ही नहीं चाहता, मगर जिस वक्त मैं खड़ा हूं, आज 21 नवंबर है, 23 नवंबर को रिजल्ट आया था, 1 साल हो चुका है। ये इनकी तकरीर में सिर्फ छछन, दूसरी कोई भी बात, कोई जिम्मेदारी की बात नहीं बोलेंगे कि मेरी ये जिम्मेदारी थी और मैंने ये काम किया। 2017 में हमारा मुफ्ती साहब से गठबंधन हुआ। ये भी इसलिए बोलना पड़ रहा है कि पिछली किसी मीटिंग में उन्होंने इस ताल्लुक से कुछ बातें कही थी और एग्रीमेंट भी बना था, और इन्होंने बोला है कि एग्रीमेंट की कॉपी बताऊंगा। मैं यहां से चैलेंज करता हूं कि आप एग्रीमेंट की कॉपी बताओ। एग्रीमेंट की कॉपी पे शहर के 5 जिम्मेदारों की सिग्नेचर थी, और क्या जिम्मेदारी आपकी थी और क्या जिम्मेदारी हमारी थी ये भी है। आप वो एग्रीमेंट की कॉपी बताओ। ये बात बिल्कुल सच है कि हमने असेंबली लड़ा, पूरी ताकत से लड़ा, हमें 10,000 वोट की नहीं मिली, इलेक्शन की नवैयत अलग हो गई थी। मगर ये भी सच है कि 2019 में जब हम इनके साथ थे तो कितने हजार वोट से चुन के आए थे? कितने हजार से?
और जब हम नहीं थे साथ में तो जमीन खिसक गई थी। कितने वोट से चुन के आए, कैसे रो धो के चुन के आए। तो ये बात मत भूलिए, 19 में जब वोटर जो थे उससे 50,000 वोटर 2024 में ज्यादा हो गए, तब भी रो धो के सिर्फ 162 वोट से चुन के आए। चलो बन गए एमएलए, मान लिए एक वोट से भी चुन के आने वाला आदमी एमएलए बनता है, लेकिन हम जब साथ में थे तो क्या हैसियत थी और अभी क्या हैसियत है ये भी देखो। और जिन लोगों को ये बोलते हैं कि इन्होंने बड़ी हमको इज्जत दी, इज्जत देने वाली जात अल्लाह की है, ये गुरूर और घमंड की बात हर वक्त करते हैं। ये तो इस्लामाबाद वाले, पानी की टाकी वाले 2009 में भी इनका इलेक्शन लड़े, 19 में भी लड़े, 24 में भी लड़े। लड़ने के बाद बोलते हैं कि अब्दुल मालिक को मेयर अगर नहीं बनाता तो भुट्टा भूंज रहे होते। ये अलग बात है कि बेचारों की क्या मजबूरी है, लटके रहते, गालियां भी देते रहते मगर लटके रहते। ये उनकी अलग मजबूरी है, उस पर मुझे जाना नहीं है। मगर कितनी इज्जत दे रहे हैं अपने साथ वालों की, ये भी देख लो। सिर्फ गुरूर और घमंड में बात करना, कोई जिम्मेदारी जो दी गई है एमएलए की, उस पर क्या काम किए उस पर कभी कोई बात नहीं करते। सारी बातें घुमा फिरा के उलझाने वाली बात करते, कॉमेडी करने की बात करते। इलेक्शन के वक्त इन्होंने जो वादे किए, मैनिफेस्टो तो था नहीं, जो वादे किए थे, एक गार्डन का उद्घाटन हुआ था, याद होगा, 5 एकड़ पर गार्डन बन रहा है, 1 साल हो गया। आप बताओ तो सही क्यों नहीं बन रहा गार्डन। सिर्फ यूट्यूब पर आकर बयान देना, 4 मर्तबा बोल दिए कि जन्म दाखिले के मामले में हम कोर्ट जाएंगे, सिर्फ यूट्यूब पर बोल दिए। किसी एक फर्द के वास्ते ये मालेगांव की कोर्ट की चौखट नहीं चढ़े। ये अलग बात है कि 376 वालों के वास्ते जा रहे हैं। और आज जो शहर के हालात हैं पोक्सो और 376 को लेकर, आज इस मीटिंग में अबुल हैस मुझे बोला कि फूल हार करने की बात है, तो मैं बोला कि एक मासूम बच्ची के साथ जो वाकया हुआ, मुनासिब नहीं लगेगा कि आज की मीटिंग में कोई फूल हार किया जाए। लोगों में इतना गुस्सा था कि लोग कोर्ट के अंदर तक चले गए। ये कोर्ट के अंदर जाने की बात नहीं होना चाहिए थी। लोगों का गुस्सा अपनी जगह है, मगर कानून, कोर्ट, इसकी इज्जत, इसका एहतराम अपनी जगह होना चाहिए। आंदोलन, तहरीक चलाना, अपनी बात मनवाना ये भी जरूरी है, मगर कोर्ट के अहाते तक जाना ये मुनासिब बात नहीं थी। मगर सोचने की बात यह है कि जो लोग अच्छाई और बुराई की बात करते थे, अच्छाई और बुराई पे इलेक्शन लड़ते थे, मैं तो चाहता हूं आने वाले कारपोरेशन में क्या काम किए, इससे अच्छा है अच्छाई और बुराई पे वापिस इलेक्शन लड़ लो। शहरियान को दिख जाएगा कि कोर्ट की चौखट चढ़े तो 376 और पोक्सो वालों से मिले, कोर्ट में मिले तो किसी जन्म दाखिले में परेशान आदमी से नहीं मिले। एक 376 का आरोपी आया था तो उससे बड़ा मिलके कुछ बातें कर रहे थे कि कोई हल निकल जाए, कुछ निकल जाए। किसी जन्म दाखिले वालों की एक बात समझी कि किसी तरीके से उनका हल निकल जाए। इनके लड़के समझता तो कुछ नहीं, मगर वो भी पोक्सो और 376 के लिए कोर्ट में मौजूद रहे। मगर मैंने कभी नहीं देखा इनको कि जो जन्म दाखिले में हजारों लोग कोर्ट कचहरी में परेशान हैं, किसी एक के लिए मौजूदा एमएलए उनके घर का कोई फर्द किसी के लिए कोर्ट के अहाते में भी आया हो या उनकी मदद करने की कोशिश की हो, तो क्या हम ये सब नहीं सोचेंगे? 1044 लोगों पे गुना दाखिल हो गया, 700 ख्वातीन है उनके उस केस के अंदर। आज माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की वजह से उनको जेल नहीं हुई, ये बात बिल्कुल सच है। मगर दूसरी तरफ ये भी सच्चाई है
कि कल उनको जामीन लेना पड़ेगी। कोर्ट की तारीखों पे हर 15 दिन महीने में जाना पड़ेगा। क्या ये हमें अच्छा लगेगा कि हमारे शहर की ख्वातीन कोर्ट कचहरी में सालों परेशान रहे? इन सब के हल के लिए एक ऐसे गठबंधन की जरूरत है जो कारपोरेशन में इक्तिदार में आए तो नौकरशाही को काबू में करने की ताकत रखे, ना कि ऐसे गठबंधन की जो फिरका परस्तों से मिलकर गठबंधन करके इलेक्शन लड़ने की तरफ जा रहे हैं। और आज फिरका परस्त वहां इक्तिदार में नहीं है तो क्या हाल है मालेगांव का आप समझ लो। सारे बुनियादी मसाइल, सारे बुनियादी कामकाज, जन्म दाखिले से लेके जमीन तक के, किला झोपड़पट्टी से लेकर किसी के प्रॉपर्टी तक के सबका मसले का हल कारपोरेशन में है और मसला बनाया भी वहीं से जाता है। जन्म दाखिला उसकी एक मिसाल है। मैं इससे पहले भी कई मीटिंग में बोला हूं कि 1044 जन्म दाखिले का मामला जिन पर गुना दाखिल है, अगर महासभा में हम रहे तो पहला विषय 1044 जन्म दाखिले जो आरोपी बने हैं उनको मैं बोल रहा हूं चुटकी में उनको हम निकाल देंगे। ये बात आप यकीन मानिए, ये सलाहियत हमारे अंदर है और हम ऐसे ही लोग इस वार्ड में भी देना चाहते हैं जिनके अंदर ऐसी सलाहियत हो कि जो वार्ड के बुनियादी कामकाज के साथ साथ कारपोरेशन में फिरका परस्त जो हम पर टूट पड़े हैं वहां पर ढाल बनकर मालेगांव शहर की और मुसलमानों की हिफाजत करे। शुक्रिया। जनाब सदर साहब, इलाके के जिम्मेदारान और आप तमाम साथियों, मैं यहाँ बैठे बैठे सुन रही थी राहिल भाई की तकरीर, अतहर चचा की तकरीर, तो मैं सोच रही थी कि जिस इलाके में हम अपनी इलेक्शनी तशहीर की शुरुआत कर रहे हैं वो मालेगांव शहर की तारीख में कितना बड़ा हिस्सा रहा, जहां बड़े बड़े मजहबी रहनुमा आए, चाहे वो हुसैन मिल्ली साहब हो, चाहे हनीफ मिल्ली साहब हो, चाहे साजिद हाफिज जी हो या याकूब अशरफी साहब हो, अब्दुल अहद अजहरी साहब, इन्होंने अपने दीन के लिए इस इलाके से रहनुमाई की और न सिर्फ इस इलाके से बल्कि शहर नहीं, मुल्क नहीं, बैनुल अक़वामी तौर पर उन्होंने अपने शहर का लोहा मनवाया दीन की हालत। उसके बाद सहाफत में यहाँ शहरियार के मुदीर हैं। सहाफत में मुशायरे में मैं बचपन से सुना करती थी इलियास सिद्दीकी साहब का नाम, अदीब मालेगांवी साहब का नाम। ये ऐसे लोगों को इस इलाके ने पैदा किया, जहां आप देखेंगे कि यहाँ ये इलाका डॉक्टरों से भरा है, जहां तालीम याफ्ता लोग रहते हैं। ये इलाका ऐसा है कि राहिल भाई बता रहे थे मुजाहिदीन आज़ादी, जो 7 शहीद जिनकी शहादत का नाम अभी तक रखा वहां पे लगाया नहीं गया है, वो शहीद का इस इलाके में घर था, मुंशी शाबान भिकारी। ये इलाका आपका ऐसा है जिन्होंने नगीने पैदा किए हर शोबे में, चाहे वो मजहबी शोबा हो, चाहे वो समाजी शोबा हो। मैंने देखा मेरे वालिद के साथी, चाहे फारूक इमली वाले साहब हो, चाहे मोहम्मद डांगे साहब हो, चाहे सिराज साहब हो या खुर्शीद भगवान साहब हो, ये ऐसे जियाले लोग थे जो इस इलाके में शब्बीर सेठ जैसे लीडर, जो बड़ी पायदार लीडर थे, उसके बावजूद निहाल साहब के साथ वो काम किया करते थे। और जब वक्त आया शब्बीर सेठ को ये लगा कि साथी निहाल अहमद साहब के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो उस वक्त निहाल वकील को उम्मीदवारी दी गई। उस वक्त 2 बड़े लीडर जो हमेशा एक दूसरे के सामने इलेक्शन लड़ते थे, साथी निहाल अहमद और शब्बीर सेठ, उन्होंने मिलकर निहाल वकील को चुन के लाया। ये इतना तारीखी इलाका है जहां समाजी, मजहबी, सकाफती अपनी पहचान रखता है, और यहाँ का कारपोरेटर जो मुंह खोलता है तो अपनी हैसियत बाहर आती है, चाहे वो किसी मर्द को गाली दे या किसी औरत को गाली दे। यहाँ तक के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनकी ही पार्टी की है, उनको भी माँ बहन पे से ये आदमी ने गाली दी। मेरे ताल्लुक से भी उन्होंने
मुझे कुछ लोग कहने लगे कि आप जवाब नहीं देते, तो मैंने कहा कि देखो एक जिस्म है, उसमें जो भरा है जब वो मुंह खोलेगा तो वही बाहर निकलेगा। तो उनके जिस्म में अगर गंदगी भरी है तो वो मुंह खोलेंगे तो गिलाजत ही गिरेगी। मुझे ऐसे गलीज लोगों को जवाब देने के लिए अपनी सतह से नहीं गिरना है। ये याद रखो कि जो इलाका अपनी तारीखी मजबूती रखता है उस इलाके में उम्मीदवार क्या होता है? नुमाइंदा जो तुम्हारी नुमाइंदगी करता है, तुम्हारा गम को, तुम्हारी तकलीफ को समझता है, तुम्हारी पहचान बनता है। तो क्या ये तारीखी इलाके वाले ऐसे गुंडे, बदमाश, बदकलाम आदमी को अपना नुमाइंदा बनाएंगे? ये याद रखो कि आज अगर जो बोल रहे हैं 25 साल से हम चुनकर आते हैं और हमको कोई गिरा नहीं सकता, तो ये कुदरत को चैलेंज कर रहे हैं, अल्लाह को चैलेंज कर रहे हैं। हो सकता है कि उसी वक्त उनकी तारीख लिख दी गई हो या फिर और आजमाने का मौका मिले, लेकिन ये इलाके के लोग ये समझ ले अपना नुमाइंदा किसी अच्छा तुम में से आदमी चुन के दे। वो आदमी नहीं जो गुंडा रजिस्टर में 90 नंबर पे है। मालूम कर लो, इस इलाके का कारपोरेटर 90 नंबर पर गुंडा रजिस्टर में जिसका नाम है, ऐसा आदमी तुम्हारी रहनुमाई करता है। जो इज्जत आबरू की बातें करते हैं उनके साथ बदकलामी का काम करता है। तुम याद रखो, जो लोग उनके पास काम लेके जा रहे हैं, खवातीन भी जाती होंगी, अपने जाती मसाइल भी लेकर जाते होंगे। ये तुम्हारी जाती मसाइल, तुम्हारी पंचायत, ये सब की पोल तुम्हारे वक्त निकल जाने के बाद मजाक अपने दोस्तों में बनाएंगे, इसका ख्याल रखो। तुम याद रखो कि अपनी पहचान एक शरीफ और ऐसे आदमी की होना चाहिए जो काम करवा सके। 25 साल में क्या काम हुआ इस इलाके में? क्या तब्दीली आई? सड़कें खुद ही पड़ी है, रोड खुद ही बनवा रहे, खुद ही तोड़वा रहे, और पता नहीं फंड कहाँ से गिर बरस रहा है। ये भी बड़ा तुर रहा है कि मैं ये बना रहा हूँ, मैं वो बना रहा हूँ, जबकि मैं अपने घर से आगरा रोड की तरफ से आई हूँ तो बड़ा दुश्वार रास्ता था, सड़कें टूटी हुई थी। कुछ लोग तो जब बदकलामी की गई, गालियां दी गई, तो हमारे वर्करों ने, वो वर्कर जो साथी निहाल अहमद के साहब के साथ रहा करते थे, उन्होंने जवाब देने के लिए कहा कि तो हमारा बोलना जमहूरी था कि माफी मांगे, नहीं तो उनको मुंह काला किया जाएगा, गोबर मारा जाएगा। तो कई लोगों ने फोन करके बोला कि ये जुमला वापस लो, काला मत करो, गोबर मत मारो, सफेदा मारो, मुंह पे सफेदा, वो नुमाया दिखेगा। तो शक्ल अहमियत नहीं रखती, अहमियत रखती है तुम्हारी खसलत, तुम्हारे अंदर का दिल, तुम्हारा जज्बा। आज जो हालात आ गए हैं मालेगांव शहर पे, जन्म दाखिले का मामला कोई आखिरी मामला नहीं है, अभी दुश्वार रास्ते शुरू होंगे, एक लैंड जिहाद का मामला आ रहा है। ऐसा इलाका जो लेआउट बिन शेती नहीं है उसको उखाड़ने की, मालेगांव शहर की लाखों आबादी, लाखों घर हैं जो लेआउट बिन खेती के बजाय रहते हैं। आप देखेंगे यूपी में जो लोग बांध काम परमिशन लेकर अपना घर बनाए हैं, उससे 1 फीट भी बाहर निकलते हैं ना तो बुलडोजर चला दिया था, पूरा घर तोड़ दिया जाता, पूछा नहीं जाता। वही बीजेपी आज महाराष्ट्र में राज कर रही है और उन्हीं से गठबंधन के साथ अपने नदी के उस पार के भी लोग हैं। अगर हमने नदी के उस पार की अपनी मजबूरी को खत्म नहीं किया तो मालेगांव पैटर्न जो चला रहे हैं, इनको मालेगांव के जन्म दाखिले से मतलब नहीं है, मालेगांव के जमीनों से मतलब नहीं है, इनको मालेगांव मुसलमानों की कसीर आबादी का इलाका दिखता है, जहां वो तकलीफ देते हैं और पूरे महाराष्ट्र में प्रचार करते हैं कि ऐसा हुकूमत ने सताया। अगर तुम इनको अपना खिलवाड़ बनने का रास्ता खोल दोगे, किसका गठबंधन किससे हो रहा है इसको नहीं समझोगे, तो याद रखो तुम्हारे घर महफूज नहीं रहेंगे। आज जन्म दाखिले में परेशान है, स्कूलों में लोग परेशान हैं, अगर तुम नहीं समझे तो याद रखना मुश्किलात बढ़ती जाएगी। इस इलाके की एक तारीख खुर्शीद भगवान साहब वो बताया करते थे, मेरे वालिद मुझे बताए थे कि ये इलाके में ज्यादातर रंगीन के लूम चलती, तो औरतें ज्यादातर चरखा भरा करती थी, तो जो चरखा भरती थी तो जो उसका बचता था, सूद बचता था फुलका,
उसको फरोख्त किया जाता था। लेकिन ये साथी निहाल अहमद साहब की मोहब्बत में यहाँ जो चरखा भरने वाली फुलका बचाती थी खवातीन, वो खुर्शीद भगवान के घर पर जमा करती थी और वो ये बोलती थी कि इसको बेच के इसका पैसा निहाल अहमद को देना, इलेक्शन में काम आएगा। ये एहसान है इस इलाके की औरतों का निहाल अहमद और उसके खानदान पर। तो मैं आपसे दरख्वास्त करने आई हूँ, अपनी पहचान, अपना नुमाइंदा, अपना नुमाइंदा किस तरीके का चुन के देते हैं। जिनको आजमा चुके हो उनको बार बार आजमाना ये हमारी बेवकूफी होगी। ये इलाका ज्यादातर आबादी, कई चाहे यहाँ शिया बिरादरी के लोग हों, यहाँ कुछ खानदेशी भी होंगे, बुनकर बिरादरी की बड़ी तादाद है। मैं भी ये देखना चाहती हूँ कि इलेक्शन के वक्त में बिरादरी के नाम से जो वोट लेकर गए हैं और एमएलए बने हैं, वो बिरादरी के कितने उम्मीदवार इस इलाके में देते हैं, क्योंकि जितनी आबादी है उस हिसाब से बिरादरी को नुमाइंदगी देनी चाहिए। यही कानून भी बोलता है। तो आप भी ये पूछें कि तुम किस बिरादरी को कितने उम्मीदवार दे रहे हो, उसके बाद तुम तय करना कि भाई मालेगांव का मेयर कौन बनेगा। मेरे वालिद का मैंने देखा, जब संगमेश्वर और कैंप मिला हुआ था तो साथी निहाल अहमद साहब एमएलए रहते थे, लेकिन दूसरी बड़ी आबादी जो थी वो हिंदुओं की थी, तो वो हिंदू इलाके से प्रेसिडेंट चुन के लाते थे ताकि लोगों का तनासुब रहे। लेकिन एमएलए तो मालेगांव का ही रहा करता था। अब मुझे देखना है इस इलाके में कि जो बिरादरी के नाम पे वोट ली गई है, तो वोट बिरादरी के नाम पे तो टिकट भी आबादी के लिहाज से देते हैं कि नहीं। आप तमाम लोग हमारी बातों को समझें। ये मरहला इतना आसान नहीं है, आगे जाके हमारे घरों तक आफत आएगी, कानूनी मुश्किलात बढ़ती जाएगी। जो मुस्तकीम ने बताया कि 1044 लोगों पर केस हुआ है, इसमें 700 खवातीन हैं। आप याद रखिए 700 खवातीन ऐसी हैं जिनको बहुत बुजुर्ग भी औरतें हैं, नौजवान लड़कियां भी हैं, बच्चियां भी हैं। ये कहाँ कोर्ट में जाएंगी, कहाँ बार बार इनसे क्या सवाल करेंगे और नतीजा क्या निकलता है, इसका भी हमको अंदाजा नहीं है। लेकिन इन सब मुश्किलात को यही खत्म करने के लिए कारपोरेशन में ऐसे लोगों का राज लाना है जो काम करते भी हो, काम करवाने का तरीका भी जानते हो। हम भी और आपके इलाके से ऐसे उम्मीदवार देंगे या हमारे गठबंधन तय करके हम ऐसा उम्मीदवार देंगे जो तुम्हारे दरमियान से तुम्हारा अपना हो, तुम्हारी तकलीफें समझता हो। जहां नरमी की बात आए वो नरमी भी करे, जहां गर्मी की बात आए वो तुम्हारे लिए लड़ने भी खड़ा हो जाए। तो आपसे दरख्वास्त है कि इन सब बातों को समझ के आने वाले इलेक्शन में बड़ी तादाद में तब्दीली की जरूरत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये तब्दीली इस इलाके से शुरू होगी। ये कहकर अपनी बात खत्म करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया हबीबिहिल मुख्तार। आज की सियासी बेदारी के सदर मोहतरम समाजवादी पार्टी की कायद मोहतरमा शान हिंद साहिबा, खादिमे कौम व मिल्लत मोहम्मद मुस्तकीम डिग्नेडी साहब, मुअज़्ज़िज़ व बावक़ार हाज़रीन, वक्त तो बहुत कम है। मैं चंद मिनट में कुछ बातें आप लोगों के गो से गुजार करने की कोशिश करूंगा। अभी आप राहिल हनीफ साहब को सुन रहे थे। इस वार्ड में जो मुअज़्ज़िज़ शख्सियात हैं उनमें से चंद लोगों का उन्होंने नाम लिया। ये वार्ड ऐसा वार्ड है कि यहाँ का एक एक बच्चा अल्लाह के फजल व करम से सूझबूझ रखता है। हर मामले में, कारोबारी मामलात हो, मजहबी मामलात हो या गली महल्ले के कुछ हालात पे बात करना हो, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि इस वार्ड के एक एक बच्चे को अल्लाह ने ये सलाहियत अता फरमाई है। यकीनन इस वार्ड में, यहाँ करीब में दारुल उलूम खानका अशरफिया है। अल्लाह ने कुछ दिन मुझे वहाँ का काम करने की, खिदमत करने का मौका दिया
वहाँ का मैं नायब मोहतमिम था और आज भी वहाँ से जुटा हूँ। यहाँ हुसैनी मस्जिद तो है, तमाम मसलक और अकायद की मस्जिद है, तमाम मसलक अकायद और बिरादरी के लोग रहते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ इस वार्ड को ये एजाज हासिल है कि यहाँ 2 अजीम खानकाहों के बुजुर्गों ने इस वार्ड की रहनुमाई की है। एक आजमगढ़ के मौलाना इसरारुल हक रहमतुल्लाह ताला अलैह और खानका अशरफिया में सैयद मुख्तार अशरफ रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन बुजुर्गों ने ऐसी तरबियत इस वार्ड की है कि यहाँ मुअज्जिन बावकार, बाइज्जत, बासलाहियत रहती है। जब मैं मदरसे का मोहतमिम था तो इसाक सेठ अंडे वाले से अक्सर मैं कहता था कि किसी मोहल्ले में चले जाओ तो अक्सरियत से उनके मकान पर टीवी का चैनल दिखता है, लेकिन वह ये दीनदारों का मोहल्ला है कि यहाँ किसी के घर पर टीवी का चैनल नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये मौजब वकार वालों का मोहल्ला है। यहाँ जबान में मिठास होती है, यहाँ प्यार बांटा जाता है, यहाँ लोगों को इज्जत दी जाती है। यकीनन सोबत आई बच्चाओं से मैं 100% मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि उसके चुनाव के बाद से हमारे शहर में इस तरह का जुल्म आया है और उसने क़यादत का कोई हक अदा नहीं किया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ इस वार्ड के रहने वालों से कि बताओ कि अगर हमारा नुमाइंदा, अगर कारपोरेशन में हमारा क़यादत करने वाला इस वार्ड का आदमी शोभा ताई को माँ बहन बेटी की गाली देता है तो क्या हम इस वार्ड को बदनाम नहीं कर रहे? मेरे अजीज दोस्तों, यही वो शख्स तो है। मैं किसी सी जातियात पे बोलना नहीं चाहता। वो जिस पार्टी से इलेक्शन लड़ते हैं 2 टिकट मांगते हैं। अगर हजरत बोलते हैं कि 1 टिकट दूंगा तो बोले पुरनी बना के, ये जबान है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, हमें ऐसे आदमी को अपना कायद बनाना है जिसके अंदर सियासी सूझबूझ भी हो और जबान में मिठास भी हो। मेरे अजीज दोस्तों, एक लीडर होता है जैसे मोहम्मद मुस्तकीम डिग्नेडी शान हिंद साहिबा। अब ये जिसको टिकट देंगे तो उसका काम उमेट सके और उससे काम वार्ड का करवा सके, ऐसे को ये टिकट देंगे। हजरत भी ऐसे को टिकट देना चाहिए, शेख आसिफ साहब को ऐसे को ही टिकट देना चाहिए। लेकिन बताओ कि उसका दबदबा कैसे होना चाहिए? ऐसा कि कारपोरेशन का चपरासी रोक दे, ऐसे के मातहत काम करने वालों की बेसात क्या होगी जिसे कारपोरेशन का चपरासी रोक दे? बताओ कि मौलाना को कारपोरेशन का चपरासी रोका या नहीं रोका? जो अपने कारपोरेशन में जो चपरासी है उसके ऊपर दबदबा नहीं बना सके तो हमारे शहर की क़यादत के लिए वो क्या काम कर सकते हैं? मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर कौम पे मुसीबत आती है, कौम से गलती होती है, हमारे बच्चों से गलती होगी तो लीडर का काम होता है कि उसको कैसे क्या बचाया जाए। एक बच्चा ईदगाह ग्राउंड में जाके फलस्तीन का परचम लहराता है तो हजरत बोलते हैं इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। ये हमारी सियासी क्या आदत है? तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मोहम्मद मुस्तकीम डिग्नेडी किला झोपड़पट्टी का मामला हो, जन्म दाखिले का मामला हो, दवाखाने का मामला हो, बिजली का मामला हो, एक रुआब और दबंग से, दबदबे से काम करवाने की सलाहियत रखते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें हर महाज पे कामयाब करना चाहिए। हालांकि कहा जाता है कि यार असेंबली इलेक्शन में उनको वोट नहीं मिली, हम मान रहे हैं कि वोट नहीं मिली,
वोट लेने वाले क्या कर रहे हैं और जिनको वोट नहीं मिली वो क्या कर रहे हैं, इस पे इस वार्ड के लोगों को सोचना चाहिए। किला झोपड़पट्टी हो या सिविल हॉस्पिटल हो या कोई भी मामला हो, हर मामले में काम करने वाले समाजवादी पार्टी के ये लीडरान हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, कि हमें इस इलेक्शन में ऐसी कामयाबी हासिल करना है कि नदी के उस पार की बैसाखी का सहारा हमको नहीं लेना पड़े। वरना याद रखो, मालेगांव की तारीख में जिस तरह पहली बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ जन्म दाखिला नाम की गलती की वजह से हमारी कौम की बेटियां जेल में बंद हुई है, तो इसी तरह ऐसा होगा कि इस मर्तबा आपके अपने कारपोरेशन में मियां कोई बैठेगा तो नदी के उस पार बैठेगा, नदी के उस पार का बैठेगा। ऐसी सात बात हो चुकी है, आज की तारीख में आप लिख लो। अगर ऐसा हुआ तो याद रखो हमारी आने वाली नस्ल हमसे पूछेगी। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस इलेक्शन में जो भी समाजवादी पार्टी एक प्रोग्राम देगी, जरूरत पड़ी तो हम ऐसे लोगों को साथ भी लेंगे जो अवाम के साथ हम सब मिलकर अवाम का काम कर सके। तो इंशाअल्लाह ताला ऐसे लोग को आपको कामयाब करना है। शुक्रिया। अस्सलाम आज की इस इंतखाबी मीटिंग के सदर साहब, समाजवादी पार्टी के जिम्मेदारान, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों और घरों में बैठी मेरी माएँ बहनें और प्यारे बच्चों, अपनी बात मैं इस शेर के साथ शुरू करूंगा कि इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, ये बता किस से मोहब्बत की जजा मांगेगा। सजदा खालिक को भी इब्लीस से याराना भी, हश्र में किस से अकीदत का सिला मांगेगा। अजीज दोस्तों, आज इस इलाके में जहां मीटिंग रखी गई है, ये इलाका सिराज चौक, चूना भट्टी, राजानगर, बेलबाग, खुशामदपुरा, इन तमाम इलाकों पर मुश्तमल ये वार्ड है। इस वार्ड के ताल्लुक से अगर मैं कहूं तो इस इलाके के अंदर, इस वार्ड के अंदर मौलाना अब्दुल हमीद अजहरी साहब जैसे अजीम रहनुमा, अजीम एक कायद इस वार्ड में जन्मे। और अगर मैं आगे कहूं, इस वार्ड में मौलाना हनीफ मिल्ली रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोगों ने जन्म लिया है। और अगर आगे मैं कहूं, इस वार्ड में मुअल्लिम हुज्जाज जिन्हें कहा जाता है, वो है मौलाना हुसैन अहमद मिल्ली साहब। इसी के साथ साथ इस वार्ड में सुहेल मालेगांवी जैसे अजीम शायर, इसी के साथ साथ नासिर मालेगांवी जैसे अजीम शायर ने इस वार्ड में, इस इलाके में जन्म लिया। इस वार्ड में साबिक सदर बल्दिया शब्बीर सेठ साहब का मकान है। इस वार्ड में एक मुजाहिदे आजादी का भी घर है। मैं आपको बता दूं कि इस वार्ड के अंदर एक वक्त था जब निहाल अहमद साहब की तोती बोला करती थी, मगर हालात बदले, दिन बदले, मजहबी सियासत के नाम पर लोगों को वरगला कर वोटें ली गई और उन वोटों के बदले में क्या दिया गया? ठेंगा। इस वार्ड के ताल्लुक से अगर मैं कहूं तो इस वार्ड के अंदर हम देखें कि तमाम बिरादरी, तमाम मसलक के लोग इस वार्ड में बसते हैं। इसकी मिसाल देखिए, हमारे शिया भाई यहाँ हमारे साथ में बैठे हैं। थोड़ा पीछे जाएं तो बोहरा समाज के लोग बसते हैं इस वार्ड में। इसी वार्ड से लगकर इमाम बाड़ा है, इसी वार्ड में बोहरा गली है, इस वार्ड में शेख, सैयद खान, पठान, अंसारी, मोमिन, जुलाहा, तमाम बिरादरियों के लोग यहाँ बसते हैं। इस वार्ड के अंदर एक बड़ी सुन्नी मस्जिद है। मैं समझता हूँ इस वार्ड के अंदर गुरबैद मस्जिद है, जो मालेगांव शहर की दूसरी मस्जिद है।
अगर मैं कहूं कि ये इलाका कदीम मालेगांव को बसाने वाला इलाका है तो ये गलत नहीं होगा। ये इलाका मालेगांव शहर की पहचान है। ये इलाका मालेगांव शहर की मिली शनाख्त है। ये इलाका अपने आप में एक मुजाहिदाना किरदार अदा करता है। मगर अफसोस होता है ये बात कहते हुए कि इसी वार्ड में रहने वाला, इस वार्ड में अवामी वोटों से चुन कर आने वाला अवामी नुमाइंदा जब मुशावरत चौक में खड़ा होकर कहता है कि साहब तुम कुछ मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो यकीनन हमारा सर शर्म से झुक जाता है कि ऐसे मुजाहिदाना वार्ड के अंदर ऐसे बुज़दिल और बेकार लोग जन्मे हैं। मैं शहर की सुलझी हुई आवाम से सवाल करता हूं कि जब हम ये सुनते हैं नरेंद्र मोदी के अंध भक्तों से, बीजेपी के अंध भक्तों से कि 1000 रुपया लीटर पेट्रोल डालेंगे और मोदी को ही वोट देंगे, बुरा लगता है ना, दिल दुखता है ना कि इन अंध भक्तों की वजह से मुल्क बर्बाद हो रहा है। तो तब हमको बुरा क्यों नहीं लगता, तब हमारा कलेजा क्यों नहीं फटता जब एक अवामी नुमाइंदा अपने से बड़े वाले अवामी नुमाइंदे के ताल्लुक से ये कहता हो कि साहब तुम कुछ मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। होना तो ये चाहिए कि कॉलर पकड़कर खींच के मारना चाहिए उसके कान के नीचे जमहूरी ढंग से। इस नारे की ना शरीयत में कोई गुंजाइश है, ना ही डेमोक्रेटिक सेटअप में कोई गुंजाइश है। अभी मुझसे कुछ दिन पहले किसी ने पूछा कि समाजवादी के एक धरना हुआ था, उसमें भीख मांगो आंदोलन हुआ था, तो आंदोलन के या धरने के ताल्लुक से आपका क्या कहना है? मैंने कहा कि धरने और मुजाहिदा करके, तहरीकें चला के गांधी जी जैसे लोगों ने, अशफाक उल्लाह खान जैसे लोगों ने और इस देश के अजीम रहनुमाओं ने इस देश को आजादी दी, तो ना धरने देकर और आंदोलन करके हमारे मसाइल हल किए नहीं जा सकते हैं क्या? इस पर हमारे शहर के एमएलए कहते हैं कि धरनों से क्या होगा। इनडायरेक्ट तरीके से आप गांधी और अंबेडकर की विचारधारा को गलत ठहरा रहे हैं। धरने दे देकर तो हमने इस देश को आजाद कर दिया, तो सिविल हॉस्पिटल में दवा गोली किस खेत की मूली है। आज मैं समझता हूं यहां बैठे ज्यादातर नौजवान हैं, नौजवानों ने कभी सोचा है कि हमारे असल मसाइल क्या है? आपके लिए एक अच्छा कॉलेज नहीं है, आपके लिए एक सरकारी कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, आपके लिए कोई प्लेग्राउंड नहीं है। आपको याद होगा सिर्फ खेल के ऊपर से एक बार कोई मामला पेश आ गया था ईदगाह ग्राउंड पे, यही बैठे मोहतरमा शान हिंद साहब, मुस्तकीम डिग्निटी साहब, इन्होंने जाकर उन मसाइल को हल किया था। और तेरा मेरा रिश्ता क्या का नारा लगाकर नौजवानों से तालियां बजवाने का काम किया जाता है और नौजवानों को पलट के क्या दिया जाता है? ठेंगा, थम्स अप। इस बात को हमें समझना होगा, हर कौम का मुस्तकबिल उसके नौजवान होते हैं। हमारे नौजवानों के लिए हमारे नुमाइंदे ने क्या दिया? असेंबली का सेशन खत्म होता है, कॉरपोरेशन में आके राउंड टेबल मीटिंग लगाई जाती है और ये कहा जाता है कि हमने ये मसाइल पर मीटिंग ली। जो सबसे हॉट इशू, जो सबसे अहम मुद्दा था, उसको आखिरी में रखा जाता है और मीडिया वालों से और अपने साथियों से पूछा जाता है कि आखिरी मुद्दा क्या था। सेशन में, असेंबली के सेशन में जन्म दाखिले के ताल्लुक से नुमाइंदगी सिफर। जब इनसे नुमाइंदगी का सवाल होता है तो ये कहते हैं वो रोड और वो फलाना रोड और हमने वो आई मरी माता से वहां तक रोड बनवाया, शहर के अहम रास्तों को हमने बनवाया। माजी में ये कहते थे रोड और गटर और रास्ते बनाना एक एमएलए का काम नहीं है। तो सवाल ये आता है कि आखिर एक एमएलए का काम क्या है? बताइए आप, एक एमएलए का काम क्या होता है? एमएलए कानून साज असेंबली का मेंबर होता है, जहां कानून बनाए जाते हैं और बने हुए कवानीन में तरमीमात की जाती है। पिछले 10 साल और अभी का 1 साल, इन 11 सालों में कई बार तरमीमात का बिल आया, नए नए कवानीन पे बात हुई। तब एमएलए साहब कहां थे? इन्होंने एक बार भी अगर अपनी बात रखी हो तो बताओ, एक बार इन्होंने कोई भी ऐसे कानून के ताल्लुक से असेंबली हॉल में बात नहीं की। कुत्ता गोली जैसे अल्फाज का असेंबली हॉल के अंदर ना इस्तेमाल किया जाता है।
बताइए आप, हमारे मसाइल पर कभी इन्होंने बोला असेंबली के अंदर? एक लफ्ज नहीं। दूसरों के कहने पर किसी और के ताल्लुक से दुश्मनी को बढ़ावा देने का काम इन्होंने किया। आज शहर का नौजवान पूछ रहा है इनसे, हर कौम का मुस्तकबिल नौजवान होता है, हमारे नौजवानों को नुमाइंदे की तरफ से क्या मिला? कुछ भी नहीं। हमारे नौजवान पढ़ लिख कर मुंबई, बेंगलोर, पूना, बड़े सिटीज में जा रहे हैं, बड़े सिटीज का रुख कर रहे हैं। क्यों? ये शहर का हर नौजवान पूछ रहा है। आने वाले वक्त में कॉरपोरेशन का इलेक्शन है। समाजवादी पार्टी ने ये तय किया है कि आने वाले वक्त में तमाम तर जगहों पर जहां जहां समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी, तमाम उम्मीदवारों में हमारी कोशिश होगी कि नौजवान हो, और बिलखुसूस पढ़ा लिखा नौजवान हो। किसी भी माशरे का पढ़ा लिखा नौजवान अगर कहीं चुन कर जाएगा, खास तौर से कॉरपोरेशन में, तो वो अपनी बात सही ढंग से रख सकेगा। वो इसलिए कि आगे SIR आ रहा है, पता है ना आपको? CA, NRC जैसे गलत कवानीन आ रहे हैं। अगर नुमाइंदा पढ़ा लिखा होगा तो ताकत से आपके मसाइल रखेगा, आपके मसाइल पर बात करेगा। जाहिल रहेंगे ऐसे नारा लगाने वाले फालतू लोग, तो यकीन जानिए आपको और ज्यादा खड्डे में डालेंगे। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आप लोगों से, आगे वक्त आएगा और बातें होगी, वक्त कम है। मैं आखिरी में आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि बेदार हो जाइए सियासी तौर से। कोई भी आज जो है, जैसे हालात पूरे मुल्क में, बिलखुसूस हमारे शहर के, आप देख लीजिए, हर मामले में जगह जगह पर खड्डे हैं, पूरा शहर धूल का शिकार है। अंडरग्राउंड के नाम पर पूरे शहर को खोद कर रख दिया गया, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई उस पर अपनी बात ताकत से नहीं रखने वाला है। आप देखिए, अल अजीज हॉस्पिटल के पास एक नौजवान का पंजा निकल गया, उसके बाद अंडरग्राउंड के काम चालू में एक हाफिज, मेरे ख्याल से उसका इंतकाल हो गया। एक लफ्ज अपने मुंह से नहीं निकाला इन्होंने। मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि अपने अंदर सियासी शऊर को बेदार करें। आप अगर सियासी तौर से बेदार होंगे तो सही गलत, सच और झूठ का फैसला खुद कर लेंगे। किसी को समझाने की और किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। और याद रखिए, ये जो नारे इलेक्शन के वक्त लगाए गए, तेरा मेरा रिश्ता क्या, अरे यार हमारा रिश्ता इस्लाम का और ईमान का रिश्ता है ना, इसमें कोई शक है क्या किसी को? अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान, और हमको फक्र है इसके ऊपर। ऐसे नारों से सिर्फ कान खुश किए जा सकते, काम बिल्कुल नहीं हो सकते। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, सियासी तौर से बेदार हो जाइए और अपने बेहतर मुस्तकबिल की जमानत आप खुद बन जाइए। समाजवादी पार्टी को मजबूत कीजिए। यहाँ पढ़े लिखे डेरिंगबाज लोग हैं, बुजदिल और डरपोक लोग नहीं है। आप लोगों ने मुझे सुना, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।